देखो, पिछले क्लास में हम लोग एक हेडिंग डाले थे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, या इसी को हम लोग ईएमएफ सीरीज भी कहते हैं। इस ईएमएफ सीरीज के बारे में आपको बताया गया कि जितना भी एलिमेंट्स है, जितने भी एलिमेंट्स हैं उस सब का स्टैंडर्ड वैल्यू निकाला गया लैब में, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू निकाला गया और सबको ना अरेंज किया गया उसके रिडक्शन पोटेंशियल के बढ़ते हुए क्रम में। और अरेंज करने के दौरान हम लोगों को एक टेबल मिला, इसी टेबल को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसमें सबसे कम एसआरपी वैल्यू किसका मिला, लिथियम का। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को ये पूरा का पूरा टेबल उतार लेना है, वीडियो को पॉज करके यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये टेबल आप जब कॉपी पर उतारोगे तो ये टेबल आप इस तरह से हॉरिजेंटल मत उतारिएगा, इस टेबल को वर्टिकल इस तरह से उतार लीजिएगा एक पेज में, इस तरह से। बोर्ड पर चूँकि जगह उतना नहीं है तो हम उस तरह से लिख नहीं पाए हैं, बाकी आप समझें जैसा आपको सही लगे। आगे सुनिए। तो इसमें जो सबसे कम एसआरपी वैल्यू वाला एलिमेंट मिला जो एक्सपेरिमेंट से आया, वो सबसे कम क्या था, सबसे कम किसका था, लिथियम का। और लिथियम का एसआरपी वैल्यू यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू आया -3.05। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन पर निकाला हुआ सारा मान है सबका। इससे थोड़ा स्लाइटली अधिक आया पोटेशियम का, इससे थोड़ा अधिक आया बेरियम का, इससे थोड़ा अधिक कैल्शियम का। और धीरे धीरे यह एसआरपी वैल्यू बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और नेगेटिव से बढ़ते बढ़ते यह हाइड्रोजन पर आकर क्या हो गया, जीरो। तो जीरो भी हुआ तो बढ़ के ही ना जीरो हुआ होगा। फिर जब हम हाइड्रोजन से आगे कॉपर की तरफ बढ़े, आयोडीन की तरफ बढ़े, सिल्वर मरकरी की तरफ बढ़े, तो अब धीरे धीरे यह वैल्यू क्या होता जा रहा है, पॉजिटिव। और सबसे अधिक एसआरपी का पॉजिटिव वैल्यू आया किसका, F2 का, फ्लोरीन का, जो कि आप देख सकते हैं सबसे लेफ्ट साइड में यहाँ पर सबसे ज़्यादा आया एसआरपी वैल्यू F2 का। तो इस सब का एक क्रम हमको मिल गया जिसमें हम कंपैरिजन के ख्याल से भी यदि देखें तो हमको पता चल जाएगा, जैसे जिंक और क्रोमियम में किसका एसआरपी वैल्यू ज़्यादा है, तो क्रोमियम का ज़्यादा है। तो हमको एक तुलना करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल गया है हमको। अब इस तुलना से हम क्या क्या निकाल सकते हैं उस बात को समझिए, लेकिन उससे पहले कुछ और बात समझिए। हम जैसे जैसे लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं वैसे वैसे एसआरपी वैल्यू बढ़ रहा है। या आप जब अपने कॉपी पर लिखेंगे तो आप लिखेंगे जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, चूँकि आप वर्टिकली इसको उतारने के लिए बोला गया था, आप ऐसे ही उतारे होंगे। तो जैसे जैसे टॉप टू बॉटम हम आ रहे हैं वैसे वैसे एसआरपी वैल्यू बढ़ रहा है। या हम बोर्ड पर यदि हॉरिजेंटल लिखे हैं तो हम जैसे जैसे लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं वैसे वैसे एसआरपी वैल्यू बढ़ रहा है। अब एक अच्छी बात क्या है, सो सुनिए। यदि हमको सब का एसआरपी, अच्छा एक बात और, यहाँ पर हम लिथियम का, हाइड्रोजन का और फ्लोरीन का एसआरपी वैल्यू लिख दिए, लेकिन बाकी का एसआरपी वैल्यू लिखे नहीं है, चूँकि लंबा चौड़ा डाटा हो जाता। और ये डाटा लिखने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि बुक में ये वैल्यू सब लिखा हुआ है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में या बुक में देता है कहीं, तो क्वेश्चन यदि आपको देगा ना तो वहाँ पर ये वैल्यू लिख देता है, तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इस टेबल को समझने की ज़रूरत है और आप समझिए इसको। तो हम ये कह रहे थे कि लिथियम का हम वैल्यू लिखे, बाकी सब का नहीं लिखे। बाकी सब का इसलिए नहीं लिखें क्योंकि हमको उसका इतना ज़रूरत नहीं है, डाटा इतना ज़्यादा लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, वो सब बुक में दिया हुआ है। हमको बस समझना है कि किसका किससे अधिक और किसका किससे कम होता है, और इससे हमको क्या पता चलता है। तो यदि हमको सब का एसआरपी वैल्यू मिल गया तो निश्चित है, ये एक अच्छी बात है इसके लिए कि हमको सब का एसओपी वैल्यू भी मिल गया। चूँकि एसआरपी और एसओपी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो सेम होता है, मैग्नीट्यूड समान होता है, सिर्फ साइन अपोजिट होता है। यदि इसका एसआरपी वैल्यू नेगेटिव है तो निश्चित है कि इसका एसओपी वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो आप देख सकते हैं कि जब हम इधर से इधर चल रहे हैं तो लिखा हुआ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसओपी। यदि हम सब साइन को पलट के नीचे सारा मान लिख दें तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि इसका एसओपी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा और इसका एसओपी वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। हाइड्रोजन का तो जीरो ही होता है। तो इधर से जब हम इधर चलेंगे तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, लेकिन ये किसका डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, एसओपी का। तो हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी है और उसी लेफ्ट टू राइट में डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसओपी है। हालांकि एसओपी का कोई चर्चा करेगा नहीं, बुक ज़्यादा करता नहीं है, वो सबको रिडक्शन पोटेंशियल मानकर चलता है। यह बात आपको पहले भी बताया गया था, फिर बता रहे हैं और आगे भी बताते रहेंगे। अब सुनिए, लिथियम से लेकर हाइड्रोजन तक इस सारे एलिमेंट्स का एसआरपी वैल्यू कैसा है? निगेटिव। और हाइड्रोजन से लेकर फ्लोरीन तक जो बिल्कुल राइट साइड है वहाँ, उस सब का एसआरपी वैल्यू पॉजिटिव है और हाइड्रोजन का 0 है। तो ये सीरीज दो पार्ट में बट जाता है, एक हाइड्रोजन के लेफ्ट साइड और एक हाइड्रोजन के राइट साइड। या आप यदि वर्टिकल उतारे हैं तो एक हाइड्रोजन के ऊपर एक पार्ट और दूसरा पार्ट हाइड्रोजन के नीचे। अब इस हाइड्रोजन के इधर वाले पार्ट का जो प्रॉपर्टी होगा एकदम उसका उल्टा प्रॉपर्टी हाइड्रोजन के इधर वाले का होगा। अब ध्यान से सुनिए, जिसका एसआरपी वैल्यू निगेटिव है उसका एसओपी वैल्यू पॉजिटिव होगा। और जो पॉजिटिव होता है, जो वैल्यू पॉजिटिव होता है, काम वो वही करेगा। मतलब हम ये क्या बोलना चाह रहे हैं इसको समझिए। जिसका एसआरपी वैल्यू निगेटिव उसका एसओपी वैल्यू पॉजिटिव होगा और वह हमेशा इलेक्ट्रॉन देने का प्रयास करेगा सेल में। इलेक्ट्रॉन जहाँ पर देता है वहाँ पर कैसा पोटेंशियल डेवलप होता है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा और यदि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो निश्चित है उसका रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइड्रोजन तक सब का एसआरपी वैल्यू निगेटिव है, यानी सब का एसओपी वैल्यू पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है कि यह सारा का सारा एलिमेंट हमेशा इलेक्ट्रॉन देगा, यानी इस सब का हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। और सिंगल इलेक्ट्रोड की मैं बात कर रहा हूँ, और इस तरफ सब का एसआरपी वैल्यू पॉजिटिव है, यानी सब का एसओपी वैल्यू निगेटिव होगा और यह सब का सब हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और स्टैंडर्ड कंडीशन पर हाइड्रोजन का पोटेंशियल 0 आने का मतलब ये कोई स्थिति में है ही नहीं, ये ना इलेक्ट्रॉन देगा और ना ही इलेक्ट्रॉन लेगा, इसीलिए तो इसका पोटेंशियल 0 हो गया है। तो आप ये टेबल यहाँ तक समझ सकते हैं, क्या इसमें कोई परेशानी है? अब सुनिए, इस टेबल के माध्यम से अब हमको किस किस चीज़ का पता चला। पहला पता चला कि इस एलिमेंट को यदि हम देख सकें तो देखने के बाद पता चलता है कि कौन एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी रखता है और कौन एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी रखता है। अब दूसरा बात, हम इस टेबल से यह भी पता कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, मान लीजिए दो एलिमेंट ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है, तो हो सकता है कि दोनों की टेंडेंसी अलग अलग हो, तभी तो दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है। तो किसका टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने का अधिक है और किसका टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने का कम है, इस बात का पता हमको चल जाएगा कंपैरिजन करा के। देखिए कैसे पता चलेगा, हम एक एग्जांपल देते हैं, बाद बाकी सारा काम आप खुद कर सकते हैं यदि वास्तव में आप इसको समझ लिए हैं तब। सुनिएगा, लिथियम का एसआरपी वैल्यू -3.05 होता है और यहाँ देखो जिंक का, इसका एसआरपी वैल्यू ये होता है -0.76। लिथियम का एसआरपी वैल्यू -3.05, जिंक का एसआरपी वैल्यू -0.76। अब यदि हम इसके पॉजिटिव वैल्यू की तरफ जाएं, यानी एसओपी पर जाएं, तो इसका एसओपी वैल्यू हो जाएगा +3.05 और इसका एसओपी वैल्यू हो जाएगा +0.76। अब आप ये बताइए कि यदि दोनों का एसआरपी वैल्यू निगेटिव है, इसका मतलब है कि दोनों का एसओपी वैल्यू पॉजिटिव होगा और यह दोनों का दोनों स्टैंडर्ड कंडीशन पर इलेक्ट्रॉन देगा, देगा ही ना। तो कौन ज़्यादा देना चाहेगा? लिथियम की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी या जिंक की देने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी? तो हम चेक करेंगे कि देने की टेंडेंसी का मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी अधिक होगी। तो ऐसी स्थिति में एसओपी वैल्यू तो लिथियम का ना अधिक है, तो लिथियम का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने का जिंक से ज़्यादा होगा। तो यहाँ से ये हमको पता चल जाएगा कि उसके इलेक्ट्रॉन देने का नेचर कैसा है। आई बात समझ में? दूसरी बात, यदि आप सेल का निर्माण करेंगे, आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे सेल का निर्माण करें, एक हाई एफिशिएंसी सेल का निर्माण करें, चीज़ें कम
मतलब मात्रा कम लागत में हो और हमको काम ज़्यादा से ज़्यादा हो। बताइए एक अच्छा सेल बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, सोचिए। देखो अच्छा सेल बनाने का मतलब यहाँ पर है कि सेल का जो सेल पोटेंशियल हो मैक्सिमम हो। तो तुमको ये सोचना चाहिए, थोड़ा क्रिएटिव बनिए और सोचिए सेल पोटेंशियल कब अधिक होगा। इसके लिए आपको थोड़ा थ्योरी पर जाना पड़ेगा। सेल पोटेंशियल होता क्या है? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। मतलब हमको एक ऐसा इलेक्ट्रोड चाहिए जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन देने की हो, और एक ऐसा इलेक्ट्रोड चाहिए जो ताबड़तोड़ इलेक्ट्रॉन को गेन करे। मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रोड चाहिए जहां पर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बहुत अधिक हो, और एक ऐसा इलेक्ट्रोड चाहिए जहां पर इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बहुत अधिक हो। एक का इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी बहुत अधिक हो और एक का इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी बहुत अधिक हो। ये टेंडेंसी पता कैसे चलेगा? जिसका SOP वैल्यू सबसे अधिक होगा, छोड़िए इस बात को, जिसका SRP वैल्यू सबसे कम होगा। क्योंकि बात तो बुक हमेशा तुमको SRP का करेगा, हम बार बार OP बोलेंगे, हो सकता है तुमको कन्फ्यूजन हो जाए बार बार में। हम SRP पर ही सिर्फ बोलते हैं, तुम अपना OP पर चेंज कर लेना। जिसका SRP वैल्यू लिथियम की तरह सबसे कम होगा, इसके इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होगी, क्योंकि इसका SOP वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा। और यहाँ पर फ्लोरीन है, फ्लोरीन का SRP वैल्यू सबसे अधिक है, इसका मतलब इसका SOP वैल्यू सबसे कम होगा। SRP वैल्यू सबसे अधिक, इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी सबसे अधिक। SOP वैल्यू सबसे अधिक, इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी सबसे अधिक। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि एक तरफ आप एनोड का काम करा लीजिए लिथियम से और कैथोड का काम करा लीजिए फ्लोरीन से, ये फटाफट इलेक्ट्रॉन देगा और ये फटाफट इलेक्ट्रॉन लेगा। सबसे तगड़ा पोटेंशियल कब जनरेट करेगा? जब हम एनोड के रूप में लिथियम को लें और कैथोड के रूप में फ्लोरीन को लें। आप लिथियम आयन बैटरी सुने हैं? मोबाइल में आप सुनते होंगे लिथियम आयन बैटरी का यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है मोबाइल में लिथियम आयन बैटरी का? इसका इफिशियंसी बहुत ज़्यादा होता है। ये कम समय में चार्ज होगा, काम ज़्यादा देर तक करेगा। अमाउंट कम रहेगी, मात्रा कम रहेगी और काम ज़्यादा करेगा। मतलब साइज छोटा होगा और काम अधिक होगा। इसीलिए तो मोबाइल में लिथियम आयन बैटरी का यूज़ किया जाता है। या किसी भी अच्छे डिवाइस के लिए, यदि आप लाइट डिवाइस, कुछ छोटा सा डिवाइस बनाएं, हल्का फुल्का बनाएं, तो उसमें जनरली लिथियम आयन का यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसका इफिशियंसी बहुत ज़्यादा होता है। ये ज़्यादा पोटेंशियल डेवलप करता है, इसके कार्य करने की क्षमता ज़्यादा होती है। अब समझ में आ रहा है बात? तो इस तरह से हम इसको कंपैरिजन करके चेक कर लेते हैं। बोलिए कोई दिक्कत है इसमें? देखिए किसी भी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी या इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी को बताता है, और SRP यानी रिडक्स, किसी भी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू उसके इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी को बताता है। आप ये बात पहले नीचे एरो देखिए, लिखिए। तो टेबल उतार चुके हैं ना पूरा? नीचे एरो दीजिए और लिखिए। लिखेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सुनिए डायरेक्ट लिख दीजिए SOP। SOP वैल्यू ऑफ एन इलेक्ट्रोड gives electron losing tendency of element or electron donating tendency of element, while SOP value of electrode gives electron losing tendency of element, while SRP value of electrode gives, चंदन थोड़ा बाहर निकल जाइए, while क्या बोल रहे थे जी? while SRP value of electrode gives
इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट। हो गया, यहां तक लिख लिए। अब आगे की बात सुनिए, सुनिएगा ध्यान से। अब इस टेबल का उपयोग क्या है हमारे लिए, हम बता दो तो दिए हैं इनडायरेक्ट वे में, अब थोड़ा डायरेक्ट बोल देते हैं। देखो, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेता है जनरली वह इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है, और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोलते हैं। तो इस टेबल के माध्यम से तुमको पता चल जाएगा एलिमेंट का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जिसका इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी जितना ज़्यादा होगा उसका एसआरपी वैल्यू उतना अधिक होगा, और वह उतना ही इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर का सब्सटेंस होगा। जिसका एसओपी वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उसका उतना ही ज़्यादा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने का होगा। आ रही है बात समझ में? और बाकी की बात तो आप समझ ही गए, वह उतना ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का सब्सटेंस होगा। ये दो बात। तीसरा बात, आप लोग 11th में जब थे तो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़े थे, याद है आपको? एजेंट का मतलब होता है करवाने वाला, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ऑक्सीडाइज कराने वाला, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब रिड्यूस कराने वाला। यहाँ से हमको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के क्षमता के बारे में पता चलता है। देखिए कैसे। फ्लोरीन एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों ऑक्सीडाइजिंग, ये क्यों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, थोड़ा इसको समझिए। फ्लोरीन का प्रबल प्रवृत्ति है, एकदम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये इलेक्ट्रॉन लेने के केस में, क्योंकि इसका एसआरपी वैल्यू सबसे अधिक है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो जिससे इलेक्ट्रॉन लेगा उसका तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यानी उसका ऑक्सीडेशन किसकी वजह से हुआ? फ्लोरीन की वजह से। यानी उसको ऑक्सीडाइज कौन कराया? स्ट्रांगली फ्लोरीन। इसीलिए फ्लोरीन एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है रिड्यूस कराने वाला। रिड्यूस कराने वाला का मतलब है किसी दूसरे को रिड्यूस कराएगा। किसी दूसरे को कैसे रिड्यूस कराएगा? जब तक कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं तब तक वो रिड्यूस नहीं हो सकता है। तो यदि कोई किसी को रिड्यूस कराना है, जैसे हमको तुमको रिड्यूस कराना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम अपना इलेक्ट्रॉन तुमको देंगे तब ना तुम रिड्यूस हुए, तो हम हो गए रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम अपना इलेक्ट्रॉन दिए तो हमारा इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी अधिक होगा, तब ना हम तुमको रिड्यूस करा पाएंगे। तो रिड्यूसिंग एजेंट का क्या होना चाहिए? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए ताकि वह आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सके। इसका सीधा मतलब है जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज़्यादा तगड़ा होगा वह उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिस एलिमेंट का एसआरपी वैल्यू जितना ज़्यादा होगा वह उतना ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के पावर को जानने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन समझिए तो उस पर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अल्युमिनियम और जिंक में आपसे पूछेगा कि कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट? अल्युमिनियम और जिंक में कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है? तो हम तुरंत सोचेंगे कि इसका एसआरपी वैल्यू कम है, मान लीजिए 2 है, और इसका एसआरपी वैल्यू अधिक है, मान लीजिए 3 है। क्योंकि लेफ्ट टू राइट जब हम जा रहे हैं तो एसआरपी वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो हम इसका 2 मान लिए, इसका 3 मान लिए, अपने मन से कुछ भी मान लिए सेम कंडीशन पर। अब इसका एसआरपी वैल्यू कम है, इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी अधिक है। एसआरपी वैल्यू कम है तो एसओपी वैल्यू ज़्यादा होगा। इसके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी अधिक होगी, और जिसके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी अधिक होगी वह स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसका मतलब अल्युमिनियम और जिंक में जो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है वह अल्युमिनियम है। यदि किसी को रिड्यूस कराना हो और हमारे पास 2 ऑप्शन हो अल्युमिनियम और जिंक का, तो हम निश्चित रूप से किस चीज़ का यूज़ करेंगे? अल्युमिनियम का। बस इसी का यूज, मतलब इसका यूज इसी स्वरूप में किया जाता है। केमिस्ट्री में इसके नेचर को समझने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्या समझ में आ गया टोटल बात? अब फटाफट लिख लीजिए, स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए। यूजेस ऑफ ईएमएफ सीरीज। इसका बहुत ज़्यादा यूज है, आगे भी पढ़ोगे ना कुछ कुछ बात तो आते रहेगा, हम बताएंगे तुमको।
लिखेंगे नंबर 1, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ electronegative nature of elements, for the determination of electronegative nature of elements. दूसरा, for the determination of electropositive nature of elements, for the determination of electropositive nature of elements. फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का मतलब इलेक्ट्रॉन लेने वाला प्रवृत्ति, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला प्रवृत्ति। तीसरा नंबर लिखेंगे, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ पावर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ पावर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ पावर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड लास्ट, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ पावर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। हम यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का चर्चा नहीं कर रहे हैं, चूँकि 11th में ये सब बात आप काफ़ी डिटेल में पढ़े हैं, और नहीं जानते हैं तो रेडॉक्स रिएक्शन वाला कॉपी पलट के पीछे देख लीजिएगा कि क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। हम हल्का चर्चा तो किए हैं यहाँ पर। हो गया, लिख लिए। ये टॉपिक समाप्त हुआ। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पूर्णतः समाप्त हो गया है। इसमें अब बोर्ड लेवल का कोई चीज़ बचा हुआ नहीं है। आप कम्पिटिटिव लेवल पर भी जाएंगे तो एक आध क्वेश्चन ही रुकेगा, नहीं तो सब क्वेश्चन बन जाएगा, और रुकेगा तो पूछ लीजिएगा, तो हम एक्स्ट्रा थ्योरी देके आपको समझा देंगे। ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए ज़्यादा ब्रीफली हम उसमें एडवांस लेवल तक नहीं जा सकते हैं, ये हमारी मजबूरी है, नहीं तो बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर चला जाएगा। इसमें 2-3 बात अभी और भी है, जैसे कंसंट्रेशन सेल है, उसका किस तरह से हम लोग यूज करते हैं, ये सब तरह की बातें होती हैं, और भी बहुत तरह की बातें हैं, लेकिन ये सब आपका सिलेबस में नहीं है, और एनसीईआरटी में आप देखिएगा इस सब का चर्चा भी नहीं किया गया है। कोई बढ़िया बुक बनाओगे, मतलब हायर लेवल का, कोई कम्पिटिटिव लेवल का, तब जाके कुछ कुछ क्वेश्चन आपको मिलेगा जो लगेगा कि कुछ कुछ नया बात आ रहा है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल स्टार्ट करेंगे, जो हमारा दूसरा, याद है, दूसरा पार्ट था इस चैप्टर का। हमने आपको कहा था कि यह चैप्टर 3 पार्ट में आपको पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और कंडक्टेंस। पूरे चैप्टर का 70% सिलेबस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था, 20% सिलेबस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, और 10% सिलेबस कंडक्टेंस है। यानी इस चैप्टर का 70% पार्ट जो है वह समाप्त हो चुका है, बचा हुआ मात्र 30% ही है। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही 30% बात इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बहुत कम करता है। तो फिर कहेंगे कि सर पढ़ाए का है, पढ़ाए इसलिए क्योंकि यदि तुम ये सब बात नहीं समझते ना, तो दूसरा पार्ट तुमको कुछ बुझाता ही नहीं, इसीलिए समझ में आए, और तुम्हारा चैप्टर भी है, इसीलिए ये जानना जरूरी है। आइए कल।